वहशत जुनून किस्त नंबर 19। ज़िंदगी वापस अपने मामूल पर आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में पुरसकून एक दूसरे की हमसरी में वक्त गुजार रहे थे और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए रूही उनके साथ थी। टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एला अब भी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अब हीर को वो कुछ भी नहीं पता चलने दिया था। वो हीर के सामने इन बातों का जिक्र नहीं करता था, जबकि उसे इतना खुश और पुरसकून देखकर हीर भी दोबारा इस टॉपिक को नहीं छेड़ा था। उन्हें लंदन से वापस आए हुए ये दूसरा हफ्ता था जब अयाम को किसी आदमी का फ़ोन आया था। उसे पता चला था कि वो जिस आदमी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में पता चल चुका है। तो अब अयाम को उससे बात करनी थी, जिसके लिए उसे इस आदमी से मिलने जाना था। फिलहाल वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश था कि उसे कहीं पर भी जाने का इरादा नहीं था, लेकिन रूही की खातिर उसे जाना था। एला उसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी। उसकी डिमांड अब वही थी जो उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एला जैसी लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, और ना ही वो अपनी बेटी को इस औरत के हवाले कर सकता था। इसे रूही हमेशा अपने साथ चाहिए थी। वो रूही के बगैर नहीं रह सकता था। एला ने हज़ार तरह की चाल चली थी। अब अयाम की बारी थी। वो इस किस्से को बहुत एहतियात से ख़त्म करने वाला था। एला तो इस बारे में जानती भी नहीं थी कि वो क्या करने वाला है। वो एला को इसी के जाल में फंसाने वाला था। इस बार उसने दिमाग से काम लिया था और वो जानता था कि वो इस औरत को किस तरह से बेबस करेगा। एला जो गेम उसके साथ खेलने वाली थी वो इसी के खेल में हराने वाला था। वो इसी के खेल में फंसाकर इसी के अंदाज में खेलने वाला था, क्योंकि धोखेबाज को धोखा ही मारा जाता है। कैसी जालिम बीवी हो तुम। एक दफ़ा भी नहीं कह रही कि अयाम मत जाएं, आपको मिस करूंगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं इतने दिन आपके बिना कैसे रहूंगी। मजाल है जो मोहब्बत का एक मीठा सा लफ्ज़ भी बोला हो तुमने। अरे आप उदास क्यों हैं, क्या कहना है, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मैं आपको याद करूंगी, जल्दी वापस आइएगा। वो मुस्कुराते हुए उसे बोलने लगी, जो उसके कंधे पर सर रखे हुए नाराज़गी भरे अंदाज में उसे सुन रहा था। चुप कर जाओ, कितना बनावटी बोल रही हो, साफ लग रहा है मैं गन पॉइंट पर बुला रहा हूँ। तुमने कुछ भी नहीं कहना, बल्कि मेरे जाने की खुशी में पैकिंग करते हुए मुझसे जान छुड़ा रही हो ना। वो शक्की हुआ। ऐसा तो नहीं है। वो अयाम को यकीन दिलाने लगी। अब वो भी खफा खफा लग रहा था। उसे कल ही पता चला था कि वो 2 दिन के लिए लंदन जाने वाला है। पहले उसे लगा था कि वो अकेला जाएगा, लेकिन फिर अचानक उसने कह दिया कि वो रूही को भी साथ लेकर जाने वाला है। इन दोनों के जाने की खबर सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उसे इनकी आदत हो चुकी थी। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। रूही ने खुद को भी ये सोचकर खुश नहीं थी कि वो अपनी मम्मा जाने के बिना जा रही है। अयाम का कहना था कि वो भी साथ चले, लेकिन हीर ने मना कर दिया था। अयाम सिर्फ 3 दिन के लिए जाने वाला था, और इसका सारा वक्त वहाँ की कानूनी कार्रवाइयों में निकल जाना था। और इस दफ़ा वो रूही को इन सब झमेलों से हमेशा के लिए निकालने वाला था, जिसके लिए उसने इस दफ़ा रूही को लीगल तरीके से कस्टडी लेने में सोचा था। वहाँ हीर का कोई काम नहीं था। वो चाहता था कि हीर इसके साथ जाए ताकि वो रूही का ख्याल रख सके, लेकिन रूही का ज़्यादा वक्त अयाम के साथ ही गुजरने वाला था। अयाम के लिए रूही को संभालना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अक्सर वो इसके साथ गैर मुल्क लेकर जाता रहता था। यहाँ तक कि उसने कितनी सारी मीटिंग्स रूही के साथ अटेंड की थी, इसलिए रूही की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। और वैसे भी वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी। अयाम ने ये बात नोट की थी कि वो 2-3 दिन से काफ़ी सुस्त लग रही है। अयाम उसे मुसलसल कह रहा था कि वो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा या डॉक्टर को खुद आकर इसे चेक करेगा, लेकिन हर बार वो इससे मना कर देती, क्योंकि सच तो ये था कि वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह को अच्छे तरीके से समझ रही थी। लेकिन फिलहाल वो अयाम को कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपना शक तानिया के साथ शेयर किया था। उसने ही मशवरा दिया था कि वो इस बारे में अयाम को बता दे। पिछले 3-4 दिन से वो अपनी तबीयत में बहुत चैन महसूस कर रही थी। कल उसने इरादा कर लिया था कि वो अयाम को बताएगी, लेकिन अब अचानक से अयाम आकर उसे बताया कि वो 2-3 दिन के लिए जा रहा है, तो वो खामोश हो गई कि पहले रूही का मसला हल कर ले तो वो अयाम को खुशखबरी सुनाएगी, क्योंकि अयाम खुद इस गुड न्यूज़ का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना, वो आपको बहुत मिस करूँगी। वैसे भी आपको सब बहुत सारे दिन के लिए जा रहे हैं, बस 3 दिन के अंदर ही आपने काम ख़त्म करके वापस आ जाना है। इन 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी अगर मेरी नींद पूरी हो गई तो। वो इसका मूड खुशगवार करने के लिए ज़रा शरारती अंदाज में बोली, तो अयाम ने इसे घूर कर देखा था। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी नींद नहीं पूरी करने देता? हालांकि हकीकत यह है कि तुम खुद ही मुझे सारी रात सोने नहीं देती। परसों रात अचानक ही तुमने मुझे जगा दिया और वहीं पर इल्ज़ाम लगाते हुए तो ईद तड़प उठी थी। क्या मैंने क्या कहा था आपको? मैं तो वॉशरूम जा रही थी, आप खुद ही जिन की तरह उठकर मुझ पर काबज़ हो गए। वैसे भी तो आपको बहाना ही चाहिए होता है, और मुझ पर तो आप इल्ज़ाम लगाएं ही ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। वो फ़ौरन से आना दिखाते हुए बोले, हाँ भाई तुम तो नेक परवीन हो, दुनिया की सारी गलतियाँ तो मैं ही करता हूँ, तुम तो कोई गलती करती ही नहीं हो। वो मुँह बनाते
मुस्कुराते हुए खा जाने वाले अंदाज में बोला था। हकीकत ये थी कि वो इससे बहुत ज़्यादा खफा था उसके साथ ना चलने पर। उसकी इतनी ज़्यादा मोहब्बतें करने के बावजूद भी जब हीर की हाँ में ना बदली तो उसने बहाने से लड़ने लग जाता था। शायद नहीं, यकीनन ये उसकी तरफ से बेकरारी थी। वो जानता था कि उसके प्यार में पागल होकर बार-बार उसे फ़ोन करे और मोहब्बत भरे मैसेजेस भेजे, लेकिन वो इससे नाउम्मीद था। वो जानता था कि वो इसे जितनी भी बेकरारियाँ और बेचैनियाँ दिखाता है, वो इतने ही नखरे करती है। हाँ, वो उसकी बेशुमार मोहब्बतों की इकलौती इकदार थी। नखरे तो बनते थे उसके। अब तो हीर को भी इसकी ज़िंदगी में अपनी एक नीयत समझ चुकी थी, तभी तो उसे मौका मिल गया था। वो इसे खूब तंग करती थी। वो कभी भी खुल के उसके सामने मोहब्बत का इज़हार नहीं करती थी। अब तक तो उसने एक दफ़ा भी अय्याम को अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाया था, जबकि वो तो इसके इश्क में घोड़े-घोड़े तक डूबा हुआ था। और वो इस वक्त उसे अपने अंदाज में बता रहा था कि वो उसके लिए कितनी अहम है। उसके कपड़े पैक कर रही थी, जबकि अय्याम उसे अपने बाहों में कैद किए कभी उसके कानों में सरगोशियाँ करता तो कभी अपने लबों का लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ता। अय्याम प्लीज़ पीछे हटे ना, मुझे काम करने दे, मुझे बहुत काम है। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोली थी, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि अगर उसने इस वक्त अय्याम को खुद से अलग किया तो वो सख्त खफा हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा, लड़की शोहर से ज़्यादा तुम्हें ये सब काम अहम है? वो बिना बात के उससे लड़ने लगा। हरगिज़ नहीं सरताज, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई आपकी कनीज से। अगर आपकी इजाज़त हो क्या ही मैं कपड़े पैक कर दूँ? वो मादरखाना अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोली तो अय्याम उसका रूह अपनी तरफ करके उसका हाथ अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रख दिए। हीर, तुम कनीज़ नहीं, मलका हो तुम इसके दिल की। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। थोड़ा तो प्यार मोहब्बत दिखाओ, थोड़ी सी तो अहमियत दो। तुम्हारी मोहब्बत में कोई दीवाना हुआ बैठा है और तुम हो अपने फजूल कामों में लगी हुई हो। तुम्हें ये वक्त मेरे साथ गुजारना चाहिए। लाला खैर से 3-4 साल की नहीं बल्कि 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना जज्बाती होना बनता है। तो मेहरबानी फरमाकर आप ना इस तरफ को अपने दिल पर मत लें, और प्लीज़ रूही का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे तो मैं हर वक्त आपसे राब्ते में रहूँगी, लेकिन फिर भी रूही पर उस टैन की नज़र भी मत पड़ने दीजिए। क्या पता मेरी प्यारी सी बेटी पर दिल ही ना जाए। वो उसके अंदर खालिस माँ का डर बोल रहा था और वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं जितने दिन के लिए भी जाऊँ तुम बस अपना फ़र्ज़ निभाओ बीवी, और यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। वो उसका चेहरा थाम कर इस पर झुक गया था, जबकि हीर को तो कोई बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी वो उसकी जसारतों और शिद्दतों से कहाँ बच पाती थी। अय्याम के अंदर सरापा इश्क था और वो उसकी आशिकी थी, जिसे वो हर कीमत पर हर कदम पर अपने साथ चाहता था। उसकी डिमांड कोई गलत भी तो नहीं थी। वो इस पर इतना हक तो रखता था कि वो अपनी बीवी से इसका साथ मांग सके। वो लोग रात के तकरीबन 11 बजे निकले थे। रूही सो चुकी थी। वो उसे अपने कंधे पर उठाए आकर गाड़ी में बैठा था। उनकी फ़्लाइट 1:30 बजे की थी। अमजद उसे छोड़ने के लिए जा रहा था, जबकि हीर उसे बहुत हिदायत दे रही थी। हीर उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाना चाहती थी। रात का सफ़र था, लेकिन अय्याम ने सख्ती से मना कर दिया था। वो एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे फ़ोन करेगा। रात को उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दरवाजे तक इसे छोड़ने आई थी। तानिया ने अगले 3 दिन तक उसके साथ ही रहना था, इसलिए वो भी उसके साथ थी। रूही को खुद से दूर करते हुए उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। शायद माँ का दिल होता ही ऐसा है, जो अपनी औलाद के बिना नहीं रह सकता। लेकिन अय्याम ने उसे यकीन दिलाया था कि वो इस दफ़ा से रूही को अपने साथ लेकर आएगा तो वो हर डर पीछे, खौफ पीछे छोड़ाएगा। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो एला की चाल उसके मुंह पर मारने जा रहा है। वो एला को उसी गहमे में फंसाने वाला है। एला इसके बाद उसकी बेटी पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं जता पाएगी। अय्याम का दावा था। तानिया ने उसे अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन जब तक अय्याम की गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल ना होगी उसने घर के अंदर कदम नहीं बढ़ाए। घर के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई था जो उसकी एक एक कदम पर नज़र रखे हुए था, और वो ये भी जान चुका था कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तुम सच कह रही हो, वो अय्याम सिकंदर पाकिस्तान नहीं है ना? तब तक क्या है और कब तक उसकी वापसी होगी? मकसद क्या है उसके जाने का? किंग बेकरारी से उसे पूछने लगा। सर, उस दिन मैं आपको यही बताने वाला था। अय्याम सिकंदर की बेटी की कस्टडी का कोई मामला चल रहा है और मसला हल करके 3-4 के दिन के बाद वापस आने वाला है। ये बेहतरीन मौका है उस लड़की को घर से बाहर निकालने का। समझ लीजिए आपके पास आखिरी मौका है। अगर हम इस दफ़ा इस लड़की को अय्याम से दूर ना कर पाए तो शायद आगे भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी बेटी की कस्टडी का मसला हल हो गया तो उसका सारा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ होगा, और आगे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, मिसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। अय्याम सिकंदर हर वक्त लोगों में गिरा हुआ होगा। उसकी बीवी को हम अगवा नहीं कर सकते। ये हमारे पास आखिरी मौका है। हमें इसमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो सुकून से अपनी बात कर रहा था, जबकि किंग का तो सुकून ही तबाह हो गया था। ठीक है, अगर ये आखिरी मौका है तो हम इसे में कुछ कर लेंगे। मैं उसे हराना चाहता हूँ, उसे अपने कदमों पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगे और मैं उसे ठुकरा दूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वकार। तुम्हें पता है कि मेरे दुश्मनों की नज़र है उस लड़की पर। मैं अय्याम सिकंदर को जीतने नहीं दूंगा, वरना ही मैं उन लोगों को जो मेरी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। हर कदम पर आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अय्याम के आने से पहले हम उस लड़की को बहुत दूर कर देंगे, जहाँ वो उस तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। आप मुझे बस एक दिन का वक्त दें, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। देखिए मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ। वो इस दफ़ा लड़की आप तक ज़रूर आएगी। वो पूरे यकीन के साथ बोल रहा था, जब किंग को उस पर यकीन था। ठीक है, तुम
तो मैंने दिया तुम्हें 1 दिन का वक़्त, लेकिन याद रहे इस दफ़ा नाकामी का मुँह ना देखूँ। ओके करके फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो कार अयाम पैलेस के बाहर खड़ा अपने अगले कदम का इंतज़ार करने लगा। अयाम आज कोर्ट आया हुआ था। वो हीर से मुसलसल राब्ते में था, क्योंकि उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रह रही थी रूही। ये उसकी अपनी सगी माँ से दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में तो उसने उसे मुँह ही नहीं लगाया था। वो अयाम के कंधे से चिपकी मुँह दूसरी तरफ करके लगी रही। वहाँ कुछ लोगों ने उसे बताने की कोशिश की थी कि एला उसकी माँ है, लेकिन उसने ध्यान ना दिया। वो अपनी माँ को पाकिस्तान छोड़कर आई हुई थी। अयाम एला को जवाब दे चुका था, वो इससे शादी हरगिज़ नहीं करेगा और ना ही वो अपनी बेटी के नाम पर उसे फूटी कौड़ी देगा। इसके इनकार पर एला ने फ़ौरन उस पर केस कर दिया था, जिसकी वजह से अयाम को फ़ौरन कोर्ट में हाज़िरी देने का हुक्म दिया गया था। वो अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच गया था और आज एला अपने बॉयफ्रेंड की डीएनए रिपोर्ट लेकर आई थी, ताकि वो साबित कर सके कि वो उसकी बेटी है और अयाम ने उसे पैदा होते ही किडनैप कर लिया था। अगर अयाम सिकंदर उसे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता था, तो वो उसकी बेटी इसे क्यों दे? उसे खुद तो रूही की कभी ज़रूरत महसूस हुई नहीं थी, लेकिन वो अयाम से भी इसे दूर कर देने का इरादा रखती थी। लेकिन अयाम सिकंदर उल्टा उस पर भारी पड़ा था। उसने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे के पीछे की तमाम रिकॉर्डिंग सेव करके रखी हुई थी। यकीनन उसके लंदन वाले स्टाफ की करम नवाजी थी। इस फुटेज से साबित हो चुका था कि एला ने उसके साथ डील की थी, जिसके कागजात भी उसके पास मौजूद थे। यहाँ तक कि बैंक ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन भी उसके पास थी। एला के वहम गुमान में भी ना था कि अयाम के पास इस तरह की भी कोई चीज़ मौजूद हो सकती है। ये बात तकरीबन 3-2.5 साल पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद एला अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। कानून ने इस बात के लिए अयाम को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि इस औरत को इस बच्चे का कत्ल करने का हक नहीं दिया है। बेशक उसने ये सब कुछ पैसे देकर ही किया था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। बस एक ऐसी जान बचाने की कोशिश कर रहा था जो अभी तक दुनिया में आई नहीं थी। इससे उसने एक बच्चे को ख़रीदा था, और लंदन में बच्चे को खरीदो फरोख्त करना बहुत बड़ा जुर्म था, जिसकी सज़ा अयाम को जुर्माने के तौर पर मिली थी, जिसे वो कबूल कर चुका था। लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि उसकी बेटी को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता, जबकि एला के बॉयफ्रेंड ने भी अयाम का साथ दिया था। एला के बॉयफ्रेंड ने कोर्ट में आकर सच्चाई बयान की थी कि वो एला के कहने पर उसका साथ देने वाला था, लेकिन उसे जब पता चला कि उसकी बेटी, जिसकी खबर भी नहीं है, वो अयाम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो उसने एला का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। और पाकिस्तान आने से पहले ही उसे माइकल ने फ़ोन किया था कि वो लंदन वापस आ जाए। वो उसका साथ देगा, एला का नहीं। बस वो कोर्ट में आकर सच्चाई बयान कर दे। बाकी अयाम को वो इसकी बेटी से अलग नहीं होने देगा। और अयाम उसके भरोसे पर ही यहाँ तक आया था। एला तो जानती भी नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ देने पर तैयार नहीं है। वो बस एक बार रूही से मिलना चाहता था। बेशक उसके दिल में रूही के लिए कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक लम्हे के लिए ये सोच आई थी कि रूही उसकी औलाद है। लेकिन ये अलग बात है कि रूही ने उसे मुंह भी नहीं लगाया था। वो अयाम के अलावा किसी से बात नहीं कर रही थी, जबकि ये अंग्रेज़ तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उससे ज़्यादा बातें तो उसने अपने ट्वीटी के साथ की थी, जबकि अयाम सच में उसका शुक्रगुजार था, जिसने ऐन वक्त पर एला जैसी खुदगर्ज और मतलबी लड़की के बजाय अयाम का साथ दिया था। क्या हुआ, परेशान क्यों बैठी हो तुम? तानिया उसके लिए चाय बनाकर लाई तो वो इससे पूछने लगी। अयाम की संगत में उसे चाय पीने की आदत हो गई थी। अयाम को तो हर 2-3 घंटे के बाद चाय की तलब होती थी, और वो जानता था कि वो भी इसका साथ दे, ज़्यादा नहीं सही तो थोड़ा ही सही, वो उसका साथ देने की कोशिश करती थी। अब तो सारी ज़िंदगी उस शख्स का साथ उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो पूरी ईमानदारी से इस शख्स की पसंद का हर काम करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मेरी परेशानी की वजह बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो मुझसे ना कुछ भी मत पूछो। अयाम से बात किए हुए उसे 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका था। उन्होंने कहा था कि वो फ़्लाइट में जाने वाले हैं। पता नहीं उनकी फ़्लाइट कितनी देर में लैंड होने वाली थी। कितने घंटे लगते हैं? वैसे तकरीबन 8 घंटे लगते हैं, यानी कि अभी भी 6.5 घंटे बाकी हैं। या अल्लाह, मैं रूही को बहुत मिस कर रही हूँ। वो तानिया का हाथ थामते हुए बेबसी से बोली। मुस्कुरा दी, कह दी, सच कहूँ तो मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। फिर तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हारा मिस करना तो बनता है। और वैसे भी उसने इस दफ़ा मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगी। अगर वो मेरा गिफ्ट नहीं लाई ना, तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरी नाराज़गी पक्की है। लेकिन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम बाहर गार्डन में चलते हैं। बल्कि गार्डन को भी छोड़ो, चलो अपने एरिया की हदों तक वॉक करके आते हैं। वो इसे देखते हुए बोली। तो हीर को इसका ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि अब तो वो अक्सर अयाम
और रूही के साथ बाहर जाती थी और अपने एरिया की हदों में कई दफ़ा वो तानिया के साथ वॉक करके आई थी। अब उसे इस जगह से कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और हमें चलना भी चाहिए, लेकिन मेरी बेटी से नाराज़ मत होना, वो भूल जाती है, मासूम है ना अभी। वो तानिया और रूही की नाराज़गी की बात को सच करके बोली थी। अच्छा, तुम्हारी बेटी मासूम है और तुम्हारी सहेली मासूम नहीं है जो उसकी तरफ से गिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। वैसे तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत की फ्लाई लाई थी और स्टेडी को मैं अपने साथ सुलाती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझसे नए वाले गिफ्ट का भी वादा किया है जो उससे मैं ज़रूर लूँगी। वो इसके साथ ही उठकर बाहर आते हुए अपने इरादे बता रही थी, जबकि हीर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई थी। तानिया, मेरे ख्याल से हम बहुत आगे निकल आए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। वो इसके साथ वॉक करते हुए घर की हदूद से बहुत आगे निकल आई थी, जो कि उसके लिए परेशानी की वजह बन गई थी। तानिया ने भी इसके चेहरे पर परेशानी नोट करते हुए वापस जाना बेहतर समझा था, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। इस तरह उन दोनों का बाहर रहना ज़्यादा देर मुनासिब नहीं था। इस तरफ आते हुए अमजद ने उसे ऑफर भी की थी कि वो गाड़ी में छोड़ आएगा, लेकिन इन दोनों ने कहा कि वो बस यहीं तक घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, बस थोड़ी सी चहलकदमी करनी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो आओ, अब वापस चलते हैं, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, हमें ज़्यादा देर इस तरफ नहीं रुकना चाहिए। अमजद भाई भी परेशान हो रहे होंगे। वो घर की तरफ वापस कदम बढ़ाते हुए बोली तो हीर भी उसके साथ चल दी। जल्दी जल्दी घर वापस पहुंच रहा था। घर पहुंचने तक उन्हें मजीद अंधेरा हो जाना था। वो बहुत तेज तेज कदम उठाती बातें करती वापस जा रही थी, जब अचानक दो तीन गाड़ियां उनके पीछे आकर रुक गई। अचानक उनकी हरकत की वजह से उसकी चीख बुलंद हुई थी, तो अब तक उसको समझ नहीं आई थी। कुछ आदमी तेजी से गाड़ी से निकलते हुए उन्हें घेरे में ले चुके थे। हीर को अचानक बाजू से पकड़ते हुए उसने गाड़ी की तरफ खींचा था, जबकि तानिया को धक्का मारते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो हीर को। तानिया उसे खुद से दूर करते हुए धक्के दे रही थी, जबकि हीर की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बंद होता चला गया। हम तब तक पहुँचते दे मामा दानी पाश। वो इसकी गोद में लेटी इससे सवालों जवाब कर रही थी। वो लोग 2 दिन में ही वापस जाने वाले थे। 2 दिन के अंदर ही अंदर आयाम ने सब कुछ कर लिया था। अब वो और रूही पाकिस्तान वापस जा रहे थे, जिस पर रूही बहुत ज़्यादा खुश थी। वो वापस अपनी मामा जानी के पास जाने वाली है। एयरपोर्ट आते वक्त तक वो इससे बातें करती रही, वीडियो कॉल चलती रही, लेकिन जैसे ही वो लोग फ्लाइट में दाखिल हुए थे, फ़ोन कॉल बंद हो गई थी। उसने अपनी मामा जानी को मिस करना शुरू कर दिया था। बस बाबा की जान, हम जल्दी वापस आपकी मामा के पास पहुंच जाएंगे। आपके बाबा ने भी ना आपकी मामा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो प्यार से इसके दोनों गाल चूमते हुए इसको अपने दिल की बात बताने लगा। तो आप भी उन तो बहुत जोशी हकीक करोगे? वो सोचते हुए बोली, हाँ, अगर आप करोगे तो मैं भी करूँगा। वो मुस्कुराकर बोला था, है ना, तो बहुत जोश से हकीक करूँ दुरूंगी। वो इसे देखते हुए बताने लगी थी, और मैं भी इसको बहुत ज़ोर से हकीक करूँगा, उसने उसके अंदाज में कहा था। लेकिन रूही को ये बात पसंद नहीं आई थी। नहीं, मैं आपसे ज़्यादा जोश से तनूंगी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। हाँ हाँ हाँ, ओके मेरा बच्चा, आप ज़्यादा जोर से कर लेना, वो उसे खुद में भिजते हुए हंसते हुए बोला था। तानिया को होश आया तो वो घर के बाहर सोफे पर लेटी हुई थी। इसे फ़ौरन आगे पीछे आंखें खोलकर देखा, जहाँ अमजद उस पर झुका हुआ था, जबकि मिस मैरी परेशान खड़ी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तानिया, आपको होश तो आया। ये सब क्या था? हीर कहाँ है? डॉक्टर थोड़ी देर पहले ही आपको चेकअप करके गई है। उसका कहना था कि आपको कोई नशा और परफ्यूम संगाई गई है, जिसकी वजह से आप अपने होशो आवाज़ से बेगाना हो गई थी। जब आप लोग कर वक्त पर नहीं पहुंची तो मैं आपके पीछे गया था, लेकिन थोड़े फासले पर आगे जाकर आप मुझे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई नजर आई थी। हीर आपके साथ नहीं थी, वहाँ क्या हुआ था तानिया? अमजद उससे पूछ रहा था, जबकि उसका जहन अभी तक अजीब कश्मकश में था। मुझे नहीं पता अमजद भाई, मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे साथ थी कि अचानक कुछ गाड़ियां हमारे पास आकर रुकी और मुझे धक्का देकर उन लोगों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और वो लोग हीर को अगवा करके ले गए। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया। हीर मुझे बुला रही थी, वो डर रही थी, चिल्ला रही थी, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। अमजद भाई, वो लोग मेरे सामने से हीर को उठा कर ले गए। मुझे उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। या अल्लाह, हीर का अब क्या होगा? हमें हीर के बारे में कैसे पता चलेगा? वो बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। जब मिस मैरी उसके पास आकर बैठी तो वो उनके साथ लग गई, जो कब से उसको दिलासे दे रही थी। तानिया की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, जबकि अमजद ने सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था। वो इसे हर जगह ढूंढने के लिए जा चुके थे। लड़की कहाँ है? वकार, मैं पूछता हूँ कि वो लड़की कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम आज उस लड़की को अगवा करके ले आओगे मेरे पास।
मैंने मुझसे 1 दिन का वक़्त माँगा था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो चुका है। बताओ लड़की कहाँ है? तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया?" वो गुस्से से पागल हो रहा था जबकि वक़ार सर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी प्लानिंग कैसे फ़ेल हो गई। किंग के दुश्मन को किस तरह खबर हुई कि वो क्या करने वाले हैं। वो इसकी नाक के नीचे से इस लड़की को लेकर चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसने इतनी सफ़ाई से ये काम किया था कि वक़ार को खुद भी पता नहीं चला। सर, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानता ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं जानता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। मैं हर तरह की प्लानिंग कर चुका था। आज मैंने बहुत आसानी से हीर को अगवा कर लेना था, मगर मुझसे पहले ही वो लोग वहाँ आ गए थे। मेरा इरादा वापसी पर हीर को उठाने का था, क्योंकि मुझे पता था कि वो वापसी पर उन लोगों को आते हुए अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में मेरा काम और भी आसान हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। हीर और उसकी मुलाज़िमा वापस ही नहीं आए। मैं उनको देखने के लिए आगे की तरफ गया तो वहाँ मुझे वो मुलाज़िमा बेहोश पड़ी हुई मिली। फिर उन लोगों ने सर आपको फ़ोन करके बता दिया कि वो लड़की इनके पास है। वो सर झुकाए उसे तफ़सील बता रहा था जबकि किंग का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे गोली मार दे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो इस लड़की को तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर मेरे सबसे ख़ास आदमी की नाक के नीचे से वो मेरी चीज़ को लेकर उड़ गई। ये थी तुम्हारी प्लानिंग। ये करने वाले थे तुम। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम इतने बेवकूफ़ हो वक़ार, तो तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखता। तुमने कैसे सोच लिया कि हीर के घर से बाहर निकलने पर सिर्फ तुम्हारी नज़र होगी, कोई और उसकी नज़र में नहीं रखे होगा। वो आदमी मुझे बार-बार फ़ोन करके मेरी बेबसी का मज़ाक बना रहा है। वो मुझे बार-बार बता रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया है। वो इस लड़की को ले गया है जिसे मैं अपने बिस्तर पर चाहता हूँ। वो गुस्से से पागल होते हुए इस पर दहाड़ रहा था। मेरे ख़्याल से सर आपको उस लड़की का पीछा छोड़ देना चाहिए। अब आपको उससे कोई फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा। अब वो वैसी लड़की नहीं है जैसी आप चाहते थे। वो लड़की माँ बनने वाली है। वो लड़की कल ही अपनी मुलाज़िमा के साथ हॉस्पिटल गई थी। मैंने उनके जाने के बाद लड़की की रिपोर्ट्स डॉक्टर से ले ली थी। सर आपको उस लड़की से कोई फ़ायदा नहीं। वो आपकी ख्वाहिशात पर पूरी नहीं उतरती। मेरे ख़्याल से अब आपको इसको छोड़ देना चाहिए। वक़ार ने उसे समझदारी की बात बताई थी। नहीं, अगर मुझे इस लड़की को छोड़ना ही होता तो मैं उसी दिन उसको छोड़ देता जिस दिन अयाम सिकंदर ने उससे शादी की थी, लेकिन मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़ने का मतलब ये था कि अयाम सिकंदर उस लड़की का शौहर मुझे हरा चुका है। अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक मुजरिम को उसने चुटकियों में बेबस कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी के सामने बेबस हो जाऊं, हार जाऊं। अब तो इस खेल में और भी बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं। अब उसे मुझे सिर्फ अयाम से नहीं छीनना, बल्कि अपने सब दुश्मनों से भी छीनना है। उस लड़की को उन सबसे हासिल करके बताऊंगा कि किंग को कोई हरा नहीं सकता। उन लोगों ने इस लड़की को अगवा किया है ताकि वो मुझे अब बता सकें कि मेरी जगह बता सकें। वह एक मामूली सी लड़की को उनसे नहीं छीन पाया, बल्कि इन कीड़े मकोड़ों को भी बहुत जल्द रास्ते से हटा दूंगा। अयाम सिकंदर, उसे तो मेरे कदमों में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी होगी। इतनी आसानी से तुम्हें इससे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये किंग की हार का मसला नहीं है, बल्कि किंग की अना का मसला है। और जब मसला अना पर आ जाए तो किंग अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल देता है। तुम बहुत जल्द अयाम को मेरे पाँव पर सर दिए पाओगे। वो अक्कड़ से बोल रहा था जबकि वो कार खामोशी से खड़ा उसे सुनता गया। तानिया, रोना बंद करो। मैं सर को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करो कि इस मसले का कोई हल निकल आए। और वो सब लोग गए हुए हैं हीर को ढूंढने के लिए। दुआ करो कि वो सही सलामत मिल जाए। उसे अगवा किया गया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ सर से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उनका मोबाइल ऑन होगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अब हमें उनका इंतज़ार करना होगा और वहीं बेहतर जानते हैं कि अब क्या करना है। ना जाने कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे वो, क्या मकसद था उन लोगों का, क्यों उन लोगों ने हीर को अगवा किया है। ये काम उन्हीं लोगों का तो नहीं जिन्होंने पहले ही हीर को अगवा करने की कोशिश की थी और अयाम सर को धमकियाँ दी थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होते हुए तानिया से कहने लगा, घबराओ मत गुड़िया, मुझे नहीं पता। अमजद भाई, मुझे कुछ नहीं पता। आप जल्दी से हीर को वापस ले आए। वो रोते हुए बोली थी, हीर को कुछ नहीं होगा। मैं जितना जल्दी हो सके हीर का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मोबाइल फ़ोन वहीं पर गिर गया है। उसकी लोकेशन भी हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने पुलिस को खबर कर दी है। वो लोग एक्शन ले चुके हैं। जल्द से जल्द ही हीर हमारे पास होगी। मैं किसी तरह से अयाम से रब्ता करके उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। हीर को गायब हुए 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। सर अयाम पाकिस्तान लैंड कर चुके होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया था जबकि तानिया हीर की खैरियत से दुआ मांगने लगी और फिर से रोने लगी थी। अयाम जैसे ही रूही को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला था तो उसने हर तरफ नज़र दौड़ाई थी। अमजद उसे कहीं भी नज़र नहीं आया था। वो इसे लेने के लिए नहीं आया था। वो परेशानी से अपना फ़ोन निकालने लगा। जैसे ही उसका फ़ोन आया उसके मोबाइल पर लगातार कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे जो सब के सब अमजद के थे।
एक दो गैर ज़रूरी मैसेजेस को इग्नोर करता, वो अमजद के मैसेज खोलने लगा। अमजद ने इतने सारे मैसेज क्यों और कॉल क्यों की हुई है? हालांकि वो जानता था कि वो इस वक्त फ्लाइट में है, जहां वो इससे हरगिज़ बात नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो अमजद के मैसेजेस पढ़ रहा था, उसका दिमाग घूमने लगा था। अमजद के मैसेजेस बहुत अजीब थे। हीर नहीं मिल रही सर, हीर कहीं गुम हो गई है। मैं तानिया और हीर को ढूंढने गया था, तानिया वहाँ सड़क पर बेहोश मिली है। उसके आधे अधूरे मैसेजेस आयाम को समझ नहीं आ रहा था। इसे इन सब बातों में बस इतना ही समझ आया था कि हीर को किसी ने अगवा कर लिया है। वो मैसेजेस पढ़ता जा रहा था और उसका दिमाग बुरी तरह से घूमता जा रहा था। उसने अगले ही लम्हे अमजद को फ़ोन करना शुरू कर दिया, जबकि अचानक ही उसे अमजद वहाँ आता नजर आया। वो तेज़ी से उसकी तरफ कदम उठाता बढ़ गया, जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, और अमजद ने उस तक पहुँचकर उसे सारी बात बताना शुरू कर दी थी। अमजद ने उसे सब कुछ बता दिया था। शाम से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था। उस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा था और हीर शाम 5 बजे से गायब थी। सर, हमारी भी हज़ार तरह की मजबूरियां हों, आप समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह अचानक कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। प्लीज़ सर, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। फ़िलहाल इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में किसी भी तरह की रोक-टोक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी। आपका सिस्टम भी के खिलाफ उठाया कोई भी कदम आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्लीज़ कोई बेवकूफ़ी मत करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अपनी बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे मेरी बीवी चाहिए हर कीमत पर। याद रखना, कोई भी फ़्लाइट पाकिस्तान से नहीं जा सकती जब तक मुझे मेरी बीवी अपने सामने सही सलामत मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। जो लोग इन अनलीगल तरीके से बाहर पाकिस्तान से निकल रहे हैं उन लोगों को भी रोक दो। जब तक मेरी बीवी मेरे सामने नहीं आ जाती, पाकिस्तान से कोई इंसान बाहर नहीं जा सकता। जब कोई इंसान मुल्क से बाहर नहीं जाएगा तो मुल्क के अंदर आसानी रहेगी मेरी बीवी को तलाश करने में। सब कुछ लगा दो, हर तरह की फ़ोर्स अलर्ट कर दो, मेरी बीवी वापस मेरी आंखों के सामने चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए। आप पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। फिलहाल आपके हाथ में पॉलिटिशियन की कुर्सी आई नहीं और आप सिस्टम में हेर फेर कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन बन गए तुमको किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हो। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ कुर्सी पर बैठकर इंसान अपने लिए जीता है और अपने मतलब के लिए जीता है। यहाँ बात मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी पर आई है, मेरी इज्जत पर आई है, मेरी बीवी पर आई है। अगर तुम्हें ऊपर से बहुत पैसे मिल रहे हैं तो तुम इन पैसों को अपनी जेब में रखो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा बाप दादा मुझे मेरे मकसद से रोक पाएंगे। लेकिन सर, ये कदम बहुत से पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अय्याम सिकंदर को परवाह नहीं। ये मत भूलो कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो बेहतर होगा कि तुम वो काम करो जो मैं कहता हूँ। जिस नौकरी के बलबूते पर तुम मुझे रोक रहे हो ना, अगर वो नौकरी ही ना बची जिनका पैसा तुम खाते हो, तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। अय्याम ने जैसे उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। जी जी सर, मैं इनकार नहीं कर रहा। अभी सारी फ्लाइट्स रोक देता हूँ। कोई भी कानूनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। अगर आप हुक्म करें तो हम बाई रोड्स को भी सिलसिला बंद कर देते हैं। नहीं, वो सब कुछ मैं सँभाल लूँगा, आवाम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। जब अमजद ने बताया था कि कुछ ऑफ़िसर्स नीचे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने सब कुछ पता करवाया है। आपको पहले जिस नंबर से कॉल आई थी वो किसी वक़ार के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन वक़ार नामी का आदमी इसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम इस आदमी की शनाख्ती कार्ड और सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा चुके हैं। ये आदमी कुछ भी नहीं करता, सड़कों पर आवारागर्दी करता है और सुनने में आया है 2-3 दफ़ा इसे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये नशा वगैरह बेचता है। फिर एक दफ़ा इसे लड़कियों के साथ अफेयर चलाकर उनकी गैर मुनासिब वीडियो बनाना उनके लिए कोई भी साबित ना होने पर 1-2-4 दिन, और दूसरी दफ़ा 1 महीने के बाद इसे छोड़ दिया गया। एक दफ़ा ये 9 माह तक भी जेल में रहा, जबकि आवारागर्दी से पहले ये कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। लेकिन इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद ऐसी बहुत सारी सरगर्मियों में इसका नाम आता रहा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इस वक्त ये आदमी कहाँ है और कितनी देर में मेरे सामने होगा? वो इनको देखते हुए बोला, सर, मैंने फोर्स लगा दी है। ये आदमी बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। जैसे ही आदमी हमें मिलता है मैं इसे आपके सामने हाजिर कर दूंगा इंशाल्लाह। हमें 1 घंटे का वक्त दें। सुपर पावर सर्विस वालों ने इसे इत्मीनान में लेकर वक्त मांगा था, जिस पर वो हाँ में सर हिला गया था। सर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आपने कहा था कि हम रात आज ही इस लड़की को दुबई ले जाएंगे, लेकिन तमाम फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट अगले 24 घंटों के लिए किसी भी मुल्क के लिए नहीं जा सकती। कोई सियासी इशू आया है, कोई सियासी इशू है या कोई और मसला? वो पूछने लगा। सर, कुछ नहीं कहा जा सकता। किंग पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाकी ममालिक में इतनी पावर रखता है कि वो कुछ भी करवा सके, लेकिन पाकिस्तान में बहुत आम शहरी की हैसियत से रहता है। यहाँ वो अपनी पावर से कुछ भी नहीं करवा सकता। तो फिर तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने करवाया होगा? सर, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये लड़की एक सियासी आदमी की बीवी है। वो आदमी काफ़ी पावर में है, लेकिन वो अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता।
हो सकता है सब कुछ उसने करवाया हो। वो काफ़ी ईमानदार बंदा है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वो अपनी सियासी पावर कभी अपनी ज़ाती या गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और बड़ा मसला ये है कि जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं। तमाम अड्डों पर छापा मारा गया है, जहाँ पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नुकसान भी काफ़ी हुआ है। पुलिस और बाकी इदारे हरकत में आ चुके हैं। कल तक यहाँ बहुत खामोशी थी, लेकिन अचानक ही पुलिस ने बहुत हलचल मचा दी है। जगह-जगह से लोग भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। गैर कानूनी तरीके से भी जो लोग बाहर जा रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। इससे पहले कि हम किसी बड़े नुकसान की ज़द में आ जाएँ, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। सर, अगर आप कहें तो इस लड़की को ख़त्म कर दो। मुझे लग रहा है फ़साद की जड़ यही लड़की है। इसी के पीछे वो आदमी ये सब कुछ करवा रहा है। वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं। किंग को इसकी लाश तोहफ़े में भेजकर इसके हाल से रोशनास करा देंगे। नहीं, इसे मार देने का मतलब है खौफज़दा हो जाना, और मैं किंग से खौफज़दा नहीं हूँ। इसे इतनी बुरी हालत में पहुँचा दूँगा कि इसकी मौत यहाँ नहीं बल्कि किंग के पास पहुँच कर होगी। और जल्द से जल्द मेरे निकलने का यहाँ से इंतज़ाम करो, इससे पहले कि पुलिस हमारे सारे अड्डों तक पहुँच जाए। निकल जाना चाहिए, क्योंकि आंधी आई है तूफ़ान। किंग को कोई नहीं रोक सकता। वो ज़रूर आएगा अपनी अमानत लेने के लिए। ये लड़की उसकी ज़िद बन चुकी है। ये लड़की इसे दो तरफ से शिकस्त दे रही है, एक यहाँ से और दूसरी उसके शौहर की तरफ से। और किंग शिकस्त कबूल नहीं कर पाएगा। वो इस लड़की तक पहुँचने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगा। इसे हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पानी, पानी, पानी। वो ज़मीन पर पड़ी कब से पानी मांग रही थी, जबकि वो कहाँ थी उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। आयाम आयाम पूरे जिस्म में थकावट से महसूस हो रही थी। अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो। पानी उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मार्बल के फर्श पर वो नीम बेहोश पड़ी हुई थी। कमरा बिल्कुल खाली था और अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खोलने से कमरे में रोशनी हो गई। कमरे में 3-4 आदमी दाखिल हुए थे। अरे अरे, लड़की को पानी चाहिए, इसे पानी दो, कहीं मर ही ना जाए। लेकिन हमें इसे मारना ही है, फिर मरने देते हैं। अरे नहीं, मरने देंगे तो किंग इसके हाल का कैसे पता चलेगा। दूसरे ने कहा, हमें इसे जिंदा किंग के अड्डे पर पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए हमें इससे बहुत तकलीफ देनी पड़ेगी, जो तुम्हारे नसीब में लिखी है ही नहीं है प्यारी। वो इसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर चुका था, जबकि हीर हैरान नजरों से उसे देख रही थी। छोड़ो छोड़ो मुझे, उसने अपना आप उसके हाथ से छुड़वा देना चाहा। कैसे छोड़ दें तुझे? तेरी वजह से किंग ने हमारा इतना नुकसान किया है, और तेरे शोहर ने भी हमारा नुकसान किया है। उस दिन हमारे अड्डे पर पहुंचकर तो किंग के दिल की धड़कन है। तुझे तो वो हर कीमत पर हासिल करेगा। तुझे किंग के सामने ऐसी हालत में भेजेंगे कि वो कभी भी अपनी हार को भूल नहीं पाएगा। उसने अंडरवर्ल्ड में हमारे बॉस की जगह ले ली थी ना, और हमारे बॉस उस किंग से बदला लेने के लिए इसकी कमज़ोरी तलाश कर रहे थे, और वो भी तो हमारे हाथ लग गई। तुम्हें बदतरीन मौत देकर हम किंग को हराएंगे, और फिर हमारे बॉस को उनकी जगह वापस मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तू किंग की कमज़ोरी है, तैयार हो जा, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। वो इसे धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा चुका था। तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश कोई है भी तो तू अब ख़त्म हो जाएगी, वो कहकर लगाते हुए उसे डरा रहा था। यार, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मेरी नीयत अब ख़राब हो रही है, लेकिन बॉस ने मना किया है। बॉस कहते हैं कि हम इस जैसे घटिया नहीं हैं। इस लड़की की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देना, लेकिन इस हसीन रूप को भला कोई नज़रअंदाज कर सकता है? मेरी तो नीयत ख़राब हो रही है। इसके पीछे खड़े लड़के ने इसे खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा, अरे तुझे इसकी शक्ल पर प्यार आ रहा है? इसकी शक्ल पर तो किंग मर मिटा है, लेकिन हमने उसकी शक्ल से नफरत करनी है। नफरत, क्योंकि ये किंग की मंजूर नज़र है। वो जोरदार थप्पड़ उसके मुंह में मारते हुए उसे ज़मीन बोस कर चुका था, जबकि हीर अब तक पूरे होशो हवास में ना आई थी। अपने साथ हुए इस जुल्म पर वो बिलबिला उठी थी। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? शायद वो कभी इन लोगों के सामने ना झुकती, लेकिन अपने पेट में पलते हुए बच्चे के लिए इन लोगों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो अपना कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो ये छोड़ दे तुझे, तू मरिदा हालत में किंग के अड्डे पर छोड़ना है, और हम तेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तू तू अपनी मौत का इंतज़ार कर। जब तेरी हालत ये किंग देखेगा ना, तब तुझे अंदाज़ा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कौन किंग? मैं किसी किंग को नहीं जानती। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो इन लोगों के सामने हाथ जोड़ चुकी थी, लेकिन वो किसी बात को अहमियत नहीं दे रहे थे। तुझे छोड़ देंगे तो हम भला अपना काम कैसे करवाएंगे किंग से? किंग तुझे हासिल करने के कोई भी हद पार कर जाएगा। वैसे तो तू चीज़ भी इतनी खूबसूरत है कि किंग जैसा आदमी तुझ पर मर मिटा है, लेकिन जिस शक्ल से किंग को मोहब्बत हुई है, हम वो शक्ल ही बिगाड़ देंगे। तो वो अपनी जेब से कुछ निकालते उसके सामने कर चुका था। वो अजीब सी चीज़ थी, एक शीशे का बल्ब सा था जिसमें कुछ था, शायद पानी या तेज़ाब। कौन थे ये लोग जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे? कौन था ये किंग जिससे बदला लेने के लिए उसकी दुनिया बर्बाद कर रहे थे? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में लोग बदला लेने के लिए किसी की पसंद को इस हद तक बर्बाद करने की
کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کنگ کی پسند کا اور کیسے بنی وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے منحوس لمحہ تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس آدمی کے ہاتھ میں وہ چائے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے بلب سے اوپر ڈھکن کھولا جب اچانک دروازہ کھل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس طرح کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں، مجھے تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ اس روڈ پر بہت امیر لوگ آتے ہیں، بس اس لیے میں اس روڈ پر شام کو کھڑا تھا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی سیاستدان کی بیوی کو اغوا کیا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وقار زمین پر پڑا بری طرح بڑبڑا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کی درگت بنا دی تھی، اسے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی، اور یہ سب کچھ صرف شک کی بنا پر ہو رہا تھا کیونکہ اسے کل ایام سکندر کے پاس اسے دیکھا گیا تھا۔ دیکھو، اگر تمہاری جان پیاری ہے تو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ ایام سکندر اپنی بیوی کی تلاش میں بھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری گردن کاٹ دے تو تمہیں پھر بخش دے گا، لیکن ایام سکندر تمہاری روح تک ہلا دے گا، وہ بھی تھوڑی دیر تک یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو مجھے، کبھی بھی نہیں پتا ان لوگوں کو کیا بتاؤں، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میرا کوئی قصور نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کون ایام سکندر؟ بیوی، میں کسی سیاستدان کو نہیں جانتا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو وقار، تمہارے نمبر سے رجسٹرڈ فون پر فون ایام سکندر کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں کسی کنگ کی، اور اس آدمی کا ماننا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے، بلکہ انڈر ورلڈ کا خطرناک ترین مجرم ہے۔ اس آدمی نے ایام سکندر کی بیوی کو پہلے شور سے خریدا تھا، لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایام سکندر کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور جس نمبر سے وہ ایام سکندر کو فون کرتا تھا وہ تمہارے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو خود اپنی قبر کھودو گے، وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وقار کے چہرے پر پریشانی چھانے لگی تھی۔ وہ بہت بڑے کیس میں پھنسنے والا تھا۔ سر جی، میری یہاں کوئی غلطی نہیں ہے، میرا فون تو بہت دنوں سے غائب ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے جس نے چوری کیا ہو وہ اس نمبر سے فون کر کے ایام سکندر کو دھمکیاں دے رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک شریف شہری کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے جانے دیجیے، یہاں سے میری فیملی ہے۔ وہ بھی بول رہا تھا کہ اچانک جالی کا دروازہ پار کرتا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، آتے ہی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ کرسی سمیت زمین بوس ہوا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ بولو، کہاں ہے میری بیوی؟ تمہارے نمبر سے مجھے فون آتا تھا، بتاؤ وہ کون کرتا تھا؟ کنگ کون ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے بولا تھا۔ وقار اس کی دہشتناک انداز سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، یہ ساتھ کا فون ہے جسے تمہاری کالز آتی تھی، اور یہی نمبر تم استعمال کر رہے ہو ابھی بھی، تم نے ڈیل کی تھی نا ساتھ کے ساتھ اس کی بیوی کی، اگر اس وقت ساتھ ہوش و حواس میں ہوتا تو اس وقت میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا، لیکن اس ایک حادثے کے بعد سے وہ اب تک کوما میں ہے، وہ ساری زندگی کوما میں ہی رہے گا۔ اگر اسے ہوش ہوتا تو میں اسے خود یہ ساری انفارمیشن نکالتا، نہیں تو وہ دنیا جہان سے بے خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دنیا جہان سے بے خبر کر دوں، مجھے بتا دو اگر اپنی جان پیاری ہے۔ وہ اچانک اپنی جیب سے پستول نکالتا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ جیسے کر یا مر، اسے معاملوں میں ایام سکندر مارنے پر بھی یقین رکھتا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ بیوی کنگ کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے دشمنوں کے پاس ہے، جن سے کنگ خود بھی نہیں بچا پا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر ایام نے انگلی ٹریگر پر رکھی تھی، لیکن شاید وقار کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، جو کچھ مجھے پتا ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا، پلیز میری جان نہیں لینا، وہ منتیں ترلے کرتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ ایام نے انگلی کی مدد سے صرف 1 منٹ کا وقت دیا تھا۔ اس کی دہشتناک انداز سے خوفزدہ ہونے پر وقار سر ہاں میں ہلایا۔ اس کے لیے ایک لمحہ اہم تھا، ایک سیکنڈ اسے ہیر سے دور کر رہا تھا، اور پھر وقار بولتا چلا گیا، جبکہ وہ سب پولیس اہلکار خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ اور کچھ بتانا باقی ہے؟ وہ وقار کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے ساری معلومات دے چکا تھا، وقار کی طرف سے اب مزید کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، تو اب اسے مزید کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے جو کچھ پتا تھا وہ اسے بتا چکا تھا۔ نہیں، مجھے جو کچھ پتا تھا وہ میں نے پوری ایمانداری سے سب کچھ سچ سچ آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں مزید آپ لوگوں کو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ منتیں ترلے کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر ایام کے لب استحضائی انداز میں سکڑے۔ تم نے میری مدد کی ہی کب ہے؟ ایسا کب ہوا؟ وہ سوالیہ انداز سے پوچھ رہا تھا، اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی مدد ہی تو کی ہے، آپ کو اتنی ساری انفارمیشن دے کر۔ وقار اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کو سب کو بتا کر اس کے لیے کافی آسانی پیدا کر رہا تھا۔ اتنا سب کچھ سوائے اس کے کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ کنگ کا سب سے خاص آدمی تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے میری مدد کی ہے بیوقوف آدمی، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کی ہے، لیکن تم جیسے انسان کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے تم اور کچھ جاننا نہیں ہے۔
तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़ मेरे मददगार। वो इसके साथ उसके माथे पर बीचों बीच पिस्तौल रखता ट्रैगर दबा चुका था। गोली की आवाज़ से गूंज पैदा हुई और हर तरफ खामोशी छा गई। सर आप यहाँ से निकले, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे। ऑफिसर ने बहुत सुकून से उसके हाथ से पिस्तौल लेते हुए उसकी उंगलियों के निशान मिटाए थे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आगे भी क्या करना है तुम्हें अच्छे से जानते हो। मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। वो गुस्से से देखते हुए लोगों से बोला। वो सब लोगों को यकीन दिलाते हुए वो कार की लाश को उठाने लगे। वो हैरानगी से उनके हाथ में शीशे के बल्ब को देख रही थी। जब दरवाज़ा खुला था, इसी दरवाजे से एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था। रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उस लड़की के चेहरे को जलाने वाले थे ताकि किंग इसे पहचान ही ना पाए। हमने किंग को इसकी शक्ल दिखानी है, उसे बताना है कि हमने इसकी ख्वाहिश को किस तरह बर्बाद किया है। अगर हम इसका चेहरा ही जला देंगे तो किंग इसे पहचानेगा कैसे? कैसे पता चलेगा ये कौन लड़की है जिसके लिए वो पागल हो रहा है? हम सब कुछ उसे बताएंगे कि हमने उसकी पसंद को किस तरह बर्बाद किया है। वो एक झटके से हीर के बालों को पकड़कर एक दफा फिर उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। हीर ने सख्ती से उसके दोनों हाथों को अपने बाजू से थाम लिया जो उसे बुरी तरह से तकलीफ पहुंचा रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी किंग को नहीं जानती और ना ही मुझे किसी किंग के बारे में पता है। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे तुम लोगों की कोई बात समझ ही नहीं आ रही। मैं अयाम सिकंदर की बीवी हूँ और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तल्लुक सिर्फ और सिर्फ अयाम सिकंदर से है। मैं नहीं जानती तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो और उस आदमी की तुम लोगों से क्या दुश्मनी है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अगर तुम लोग कहोगे तो मेरे शौहर तुम्हें बहुत से पैसे देंगे। ये सब कुछ तुम यकीनन पैसों के लिए कर रहे होगे ना अयाम? तुम लोगों को तुम्हारी मांग के मुताबिक रकम दे देंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। चुप कर लड़की, तुझे क्या लगता है हमारे पास पैसों की कमी है? हमारे पास तुम जैसों को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। उनको पैसों की ज़रूरत कमी नहीं है और ना ही लड़कियों की। तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ से लेकर क्यों आए हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है इनको? वो चलाते हुए बोली थी। यही तो मसला है लड़की, तूने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो बिगाड़ा है किंग ने बिगाड़ा है। तू किंग की मंजूर नज़र है, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रखती, ना ही बॉस तेरी खूबसूरती को सराहेंगे। उसने बड़ी सुकून से उसे बताया था। तुम एक मामले में बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इतनी खूबसूरत होने के बावजूद हमारे बॉस तुम्हें आंख भर कर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मुकाफाते अमल से डरते हैं और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। उन्होंने किसी भी औरत के साथ ये गुनाह नहीं किया। उन्होंने इसीलिए तेरे साथ कुछ नहीं किया, और वरना तेरे साथ क्या कुछ हो सकता था ये तुम जानती हो। इसी वजह से तुम्हारी इज्जत अभी तक महफूज है। उस लड़की के साथ साथ कुछ भी मत करना। किंग ने कहा है कि उसका हर मुतालबा मंजूर करेगा। सर ने कहा है लड़की को महफूज रहने दो। एक आदमी के अंदर झांकते हुए उनसे कहा था। वो आदमी खासा बदमजा हुआ था और बाहर निकल गया था। सर, वकार के मुताबिक आपकी मिसेज इस वक्त किंग के पास नहीं है, लेकिन बल्कि उसने कहा है कि आपकी मिसेज इस वक्त किंग के किसी दुश्मन के पास है। वो दुश्मन जो अंडरवर्ल्ड में किंग की जगह लेना चाहता है। वो किंग को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था, तो इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। उसके मुताबिक वो आपकी मिसेज को पसंद करने लगा था, लेकिन आपसे शादी हो जाने की वजह से वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इसलिए वो आपकी मिसेज को किडनैप करके अपनी अना की तस्कीन पहुंचाना चाहता है। सर, आपकी मिसेज वो वाइल्ड लड़की थी जिसे वो अपनी ख्वाहिश के बावजूद हासिल नहीं कर पाया। इससे उसकी ज़िद बन चुकी थी और उसके दुश्मनों को खबर हो चुकी थी कि किंग को किस तरह बेबस किया जा सकता है। इसलिए उस लोगों को आपकी मिसेस को टारगेट किया है। उसके साथ बाहर आता ऑफिसर उसे तफसील बता रहा था, जो कि यम सुनते हुए आगे बढ़ गया था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो सिवाय वो अपने किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था। अंदर उस कमरे में इतनी गर्मी थी कि वो पसीने से शराबोर हो चुकी थी और फर्श तप रहा था। ऊपर से अंधेरा इस हद तक था वो किसी तरफ भी हाथ पैर नहीं मार सकती थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जबकि उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी चीखों का गला घोटने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में खुद की मदद के लिए मांगने पर मजबूर थी। उसके गले से दबी दबी आवाज़ निकल रही थी जो उसकी बेबसी को बयान कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ को सुनता, उसकी सिसकियाँ सुनकर उसकी मदद को आता। उसका अयाम सिकंदर जाने कहाँ रह गया था। हम यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? ऑफिसर, अंदर चलो, उस आदमी को गिरफ्तार करो। वो लोग किंग के अड्डे पर थे जहाँ वकार ने मरने से पहले इनको बेचा था। वकार ने इन लोगों को तफसील बताते हुए इस जगह का पता बता दिया था और कहा था कि किंग का सबसे महफूज ठिकाना यही है। वो जब भी पाकिस्तान आता है यही रहता है, क्योंकि यहाँ पुलिस का ज़्यादा आना जाना नहीं है। अगर है भी तो कौन सा पुलिस से डरता है। वो अपनी मर्जी का मालिक था और काम अपनी मर्जी से करता आया था। हीर को हासिल करने के लिए जो रास्ता उसने अपनाया था वो इसी रास्ते के लिए मुश्किल बन गया था। हीर पहली नज़र में उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि वो इसे अपने ख्वाबगह में लाने की ख्वाहिश कर बैठा, लेकिन हीर का असूल उसके लिए बेपनाह मुश्किल हो गया था। वो चाहकर भी कुछ न कर सका। तभी वो इसकी जिद बन चुकी थी। अपनी अना की तस्कीन के लिए वो इसे हासिल करना चाहता था। बेशक उसकी खूबसूरती इतनी अहमियत नहीं रखती थी जितनी पहले, लेकिन वो अपनी जिद को छोड़ भी नहीं सकता था। ना ही वो इस आदमी यहाँ से निकल कर अपने दुश्मन के अड्डे पर जरूर जाएगा, क्योंकि उसके सामने कभी हार नहीं मानेगा। आखिर इतने साल लगाकर उसने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाया है। एक
ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اپنا نام ڈوبنے ہرگز نہیں دیکھا۔ وہ یہاں سے نکل کر اپنے دشمنوں کے پاس ضرور پہنچے گا۔ ہم اس کا پیچھا کریں گے تبھی ہم اصل مجرم تک پہنچ پائیں گے۔ وقار نے مرنے سے پہلے جو ریکارڈنگ کی تھی وہ کنگ کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے، جو آگے جا کر ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی مدد سے اسے سزا دلوا سکتے ہیں۔ کنگ کو سزا صرف میں خود دوں گا، صرف اور صرف میں، کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے اس کے انجام تک میں پہنچاؤں گا، تم بس مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ وحشتناک انداز میں بولا تھا۔ سر، کنگ کا اصل نام راشد خان ہے اور یہ کراچی کے چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہے اور غریبی سے تنگ آ کر اس نے یہ راہ اختیار کر لی۔ اس کے انداز سے خوفزدہ ہو کر افسر نے جلدی جلدی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ جی سر، اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی معصوم مرتا ہے یا کوئی ظالم۔ اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان کو نشانہ بنایا اور انڈر ورلڈ کا کنگ بن گیا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جو کہ ایام کو ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جس سے کنگ نکل کر ان کے لیے راستہ آسان کرنے والا تھا۔ ایک بار مجھے اپنی بیوی صحیح سلامت مل جائے تو اسے خود دنیا سے دفع کروں گا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کی زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتا ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس سر، دعا تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی مسز کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، ورنہ میں ان لوگوں کو جہنم کی سیر کرا دوں گا۔ بخشوں گا تو میں تمہیں بھی نہیں، کیونکہ اب تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں پہنچ پایا کیونکہ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ وہ اسے خطرناک تیوروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آفیسر ہڑبڑا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کیونکہ سامنے سے ایک 55-60 سال کا آدمی نکل کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کنگ ہی ہے۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ تو وہ دونوں نہیں جانتے تھے، لیکن اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا یہ فیصلہ ایام سکندر نے کر لیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی فاصلے پر ابھی اور گاڑیاں بھی آ رہی تھیں کیونکہ اتنے خطرناک مجرم کو آسانی سے چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی زندہ تو ہے نا، دیکھ کر آؤ کہیں مرا تو نہیں گئی۔ میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ کنگ کی کمزوری ہے۔ میں کنگ کو اس کے لیے ترستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو حاصل کرنا کنگ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کتنی کوشش کی ہے اس نے اس لڑکی کی خاطر، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ پہلے میں کنگ سے اپنے سارے مطالبات پوری کروں گا، پھر اس لڑکی کو کنگ کے سامنے ہی ختم کر دوں گا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کا ایک ہی آدمی اس کے حکم پر ہیر کو دیکھنے چلا گیا تھا۔ سر، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سر وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کنگ کا یوں ہی اس پر دل نہیں آیا۔ اس کا آدمی اس کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا، تو تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ سختی سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کچھ نہیں سر، میں تو ایسے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو۔ بکواس بند کرو، خبردار تم نے دوبارہ اس طرح کی بات کی میرے سامنے تو میرے گھر اپنے میں بچی ہے۔ جب انسان گناہ کے راستے جاتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ اس کے اپنے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ ہاں، میں غلط کام کر سکتا ہوں لیکن کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں، اور اس لڑکی کو میں یہاں صرف اور صرف کنگ کی کمزوری بنا کر لایا ہوں۔ اور یہ مت بھولو کہ تم لوگوں کا لنک کہیں نہ کہیں قازان قاسمی سے جڑتا ہے جو خود سے جڑے ہر آدمی کی خبر رکھتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ گیا۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ جرم کی دنیا کا بادشاہ ہر وقت اپنے نگاہ کے آسان میں رکھتا ہے، خود سے جڑے ایک ایک آدمی پر وہ چیل کی نگاہ رکھتا ہے، اور جرم کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایک انسان اس کے نام سے اچھی طرح سے واقف تھا کہ وہ سامنے والے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے بس اتنا جاننا کافی تھا کہ سامنے والے نے جو کام کیا وہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس کی زبان سے زیادہ اس کی پستول باتیں کرتی تھی۔ جب قازان قاسمی کی پستول باتیں کرتی تھی تو سب کے دل حلق میں اٹک جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ کنگ بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں پر رش بہت زیادہ تھا لیکن بیچ کی طرف بہت کم لوگ جاتے تھے کیونکہ اس طرف بہت بڑے بڑے کارخانے تھے یا ایسے بہت بڑے ہال جن میں سامان رکھا جاتا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی جگہوں پر ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جہاں شک کم سے کم ہو۔ وہ لوگ کنگ کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے لیکن وہ اس بات کا بھی دھیان رکھتے تھے کہ کنگ کو ان کے پر بالکل بھی شک نہ ہو کیونکہ ان کی غلط حرکت ہیر کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، اور ایام ہیر پر کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں ہے میری امانت؟ مجھے وہ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ بتاؤ کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری خواہش کی؟ کنگ وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے اس آدمی سے بولا۔ آج سے پہلے کبھی اکڑ کر اس کے سامنے نہیں آیا تھا لیکن آج وہ کنگ سے بھی زیادہ پاورفل تھا کیونکہ کنگ کی کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی۔ ارے تم یہاں چلے آئے کنگ، تھوڑی دیر میں یہ تمہاری امانت کو تمہارے اڈے پر لے کر پہنچ جانے والے تھے لیکن تمہیں تو ضرورت سے زیادہ جلدی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم تمہاری امانت کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی لین دین کی بات ہو جائے۔ ہم تمہارا ضد، تمہاری جنون،
तुम्हारी कमज़ोरी वो लड़की है जो इस वक्त हमारे कब्ज़े में है। बकवास बंद करो और बताओ तुमने क्या कीमत लगाई है मेरी इस ख्वाहिश की। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लड़की को मेरे सामने लाओ। क्योंकि वो इससे कहते जल्दबाजी से बोला था, क्योंकि वो अपने प्राइवेट जेट को थोड़ी देर में उस जगह बुला चुका था। इसमें वो हीर को यहाँ से लेकर दुबई जाने वाला था। वो अयाम को बाद में सबक सिखाने वाला था। पहले ही उस आदमी को सबक सिखाना ज़रूरी था। जाओ इस लड़की को लेकर आओ और तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ी मज़ीद बातें कर लेते हैं। वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है अपने आदमी को भेज चुका था, जबकि वो इसके सामने पुरस्कून अंदाज में बैठा उसके मुतालबे का इंतज़ार करने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो इसे घसीटते हुए बाहर ला रहे थे, जबकि किंग के सामने दरवाजे से आते हुए देख रहा था। वो इसे इतने करीब से देख पाएगा, ये तो उसकी हसरत ही थी जो आज उसकी आदमी की वजह से पूरी हो गई थी। उसे एक बार ये लड़की मिल जाए, इसके बाद वो अपने आने वाले रास्ते में सारे दुश्मनों को ख़त्म करने का इरादा रखता था। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात का फैसला किंग ने किया था। किंग का ध्यान अब सामने उस लड़की की तरफ था जो दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। वो हैरानगी के साथ सामने खड़े आदमी को देखती, फिर अगले ही लम्हे शनासाई से उतरती वो भागती हुई उस आदमी के पास आई थी। किंग अपनी तरफ उठते इस कदम को समझ नहीं पाया था। जब वो इसके सीने से लगी थी, वो इसके इतने करीब आ जाएगी ये तो उसके वहम गुमान में भी ना था। लेकिन उसके साथ ही उसके अगले अल्फाज किंग को हजार मौत मारा था। अब्बू, अब्बू कहाँ थे आप? मुझे बचाने के लिए आए हैं ना आप? मुझे ढूंढ लिया। ये लोग बहुत जालिम हैं अब्बू, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। देखें इन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी है। अब्बू, आप मुझे इस तरह हैरानगी से क्यों देख रहे हैं? क्या आप अपनी बेटी को पहचान नहीं रहे? मुझे देखें, मैं आपकी बेटी हीर, जिसे आप इतना सा छोड़ आए थे। वो आगे बढ़ते हुए उस शख्स के सीने से लगी थी जो उसके मुंह से ये सारे अल्फाज सुनने के बाद जैसे दुनिया में रहा ही नहीं था। उसके सर पर जैसे आसमान गिरा था, ज़मीन जैसे कदमों तले फट कर रह गई थी। उसका दिल चाहा कि ये अल्फाज सुनने से पहले वो बहरा हो जाए या उसे मौत आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उसके सीने से लगी ज़ारों की तार रो रही थी। इसके हाथ दिलासा देने के लिए भी ना उठ सके। क्या ये तुम्हारी बेटी है? मैं क्या सुन रहा हूँ ये कि तुम अपनी बेटी को? वो कुछ बोलते बोलते रुक गया। किंग बस एक नज़र उसको देखा था, हीर जिससे वो इस इंसान के अधूरे फिक्रे का मतलब समझ गया था। उसकी निगाह शर्मिंदगी से झुक गई थी जब ही हीर उसके साथ लगी उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। उसका बाप यहाँ कैसे आया? वो तो इसे 12 साल पहले छोड़कर चला गया था। वो तो बस इसकी तस्वीर से ही वाकिफ थी। आज इतने सालों बाद उसका बाप उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी। उसकी माँ कहती थी कि उसका बाप उसे बहुत मोहब्बत करता था, इनके लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वो इस गरीबी से तंग आ गया था। वो अक्सर इसकी माँ से कहता था कि मुझे किसी दूसरे मुल्क में जाने दो, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा सब्र शुक्र से काम लिया। लेकिन राशिद को बहुत कुछ चाहिए था। वो गुर्बत में सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। वो अक्सर कहता था कि एक दिन चला जाएगा, और फिर वो सचमुच चला गया था। और आज 12 साल के बाद वो एक बार फिर उसके सामने खड़ा था, लेकिन नज़रें जो झुकाए हुए थी। अप्पू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? वो हमदर्दी में एक बार फिर उसके पास आकर उसके अपने जख्म दिखाने लगी थी। उसे क्या दिखा रही हो तुम? अपने ज़ख्म? ये तो खुद तुम्हें अपने बिस्तर पर लाना चाहता था। क्या तुम इसे पहचानती नहीं हो? ये कोई और नहीं बल्कि किंग है, तुम्हारे हुस्न का शदाई, जो तुम्हें अपनी मंजूरी नज़र बनाने का ख्वाहिशमंद था। आदमी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाला था। चुप हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। वो आदमी चीख उठा था और फिर अचानक अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगा था। जिंदगी उसे ये मुकाम दिखाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अपने सारे गुनाहों की सज़ा एक लम्हे में मिल गई थी। जिसकी बेटी के लिए वो सालों तड़पता था, आज वो इसे मिली भी तो किस रूप में? हाँ हाँ, मैं खामोश हो जाऊँ? क्यों? तुम्हें शर्म आ रही है अपनी बेटी के सामने अपने करतूत सुनते हुए, या फिर ये सोचते हुए जिसे तुम अपने बिस्तर पर रखना चाहते थे वो कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना खून है? वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि सामने खड़ा शख्स वही था जिससे वो भाग रही थी, जो इसकी इज्जत का दुश्मन था, जो बाप था इसका, और उसके बाप ने उसके बारे में ऐसे सोचा था। वो लम्हे में इससे दूर जाकर खड़ी हो गई थी। इसकी आंखों में आने वाली थोड़ी देर पहले वाली खुशी दम तोड़ चुकी थी। उसका दिल उस शख्स की शक्ल देखने का रवादार भी ना रहा था। आज से 12 साल पहले उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। काश ये दिन उसकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, उसका बाप कभी वापस आता ही नहीं। क्या आप हैं वो इंसान जो मेरे साथ? वो अपनी बात मुकम्मल कर ही नहीं पाई थी। तकलीफ की शिद्दत ही ऐसी थी कि उसकी आंखें धुंधला गई। हीर बेटा, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता था। वो शर्म से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। दूर रही मुझसे, नाम मत लीजिए मेरा अपनी ज़ुबान से। मैं कुछ नहीं लगती आपकी, बल्कि मैं तो आपको जानती ही नहीं, क्योंकि आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इंसान
میرا باپ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج تک سوچتی رہی کہ میرا باپ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش وہ سچ میں نہ ہوتا تو مجھے کبھی یہ دن تو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آپ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ ہیں، میں بیٹی ہوں آپ کی۔ اتنے سالوں سے میں یہ سوچتی رہی کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ کبھی میرے پاس لوٹ کر کیوں نہیں آیا؟ شاید اللہ پاک نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے، شاید وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ورنہ اسے کبھی تو ہماری یاد آتی۔ لیکن آج میں شدت سے یہ دعا مانگتی ہوں، کاش یہ بات سچ ہوتی، کاش آپ کبھی واپس ہی نہیں آتے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے انتہائی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب راشد نے تڑپ کر اس کے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دوسری طرف کھڑے آدمی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی کنپٹی پر اپنی بندوق رکھ دی تھی۔ پلیز میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا نہیں بگاڑا، تمہارا جو کہوگے تو میں دوں گا، تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میری بیٹی کو کچھ بھی مت کرنا، میری بیٹی بالکل بے قصور ہے، اس معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ کنگ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے منتیں کر رہا تھا۔ اچھا بات جب تمہاری بیٹی پر آئی تو میں اسے چھوڑ دوں، اور ایسی کتنی کی بیٹیوں کو تم لوٹتے آئے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے، تمہیں پتہ ہے، چاہے میں کتنا ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤں، اس مقام پر کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کی بہن بیٹی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور تم وہ بے غیرت ہو جس کی غلیظ نگاہ اپنی بیٹی پر تھی۔ تمہاری تو اپنی بیٹی کے لیے اتنی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ تھی، تم اپنی بیٹی کو لے کر یہ سوچتے تھے۔ اب تمہارے لیے اس کے دل میں محبت جاگ رہی ہے؟ ڈوب کر مر جاؤ، کہیں تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کہہ سکو۔ پہلے شاید اس لڑکی کو چھوڑ دیتا، لیکن اب یہ لڑکی ضرور مرے گی، کیونکہ یہ تمہاری بیٹی ہے، کیونکہ جتنے گناہ تم نے کیے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھو گے۔ تم نے مجھ سے میرا مقام چھینا ہے کنگ، تم نے میرے ہی آدمی کو میرے ہی خلاف کر دیا، تم نے میرے خلاف سازش رچی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ کھویا ہے، اور آج ان سب کا بدلہ ایک ہی بار لوں گا، تمہاری بیٹی کو ختم کر کے۔ آج تک تم نے کتنی بیٹیوں کو حصوں کو روندا ہے اور کتنوں کو تباہ کیا ہے، لیکن آج اللہ نے تمہیں یہ مقام دکھا کر تم سے تمہارے سارے گناہوں کا حساب لے لیا، اور آج اسے پار کر میں تم سے بدلہ لوں گا۔ وہ اس کی کنپٹی پر بندوق رکھے بول رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ پستول نیچے کرو تم۔ ایام اس کی طرف گن کیے کھڑا تھا، جبکہ ہیر کی کنپٹی پر اس کی پستول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی حرکت ہیر کو ہمیشہ کے لیے اسے دور کر سکتی تھی۔ ارے ارے ایام سکندر، آ گئی تم، اس سے ملو، یہ تمہارا سسر ہے، ہاں ہاں ہاں، تمہاری بیوی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا۔ اب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو مرے گی اور اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ آگے مت آؤ، تم دور رہو، ورنہ تمہاری بیوی میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اس کے آگے آنے پر وہ اسے دھمکانے والے انداز میں بولا۔ اس نے ہیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرمندگی تھی، شاید اپنے باپ کا یہ روپ وہ ایام کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں بلکہ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ تو خود شاکڈ ہو گیا تھا کہ کنگ اس کی بیوی کا باپ نکلے گا، اتنا گھٹیا شخص اس کا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہیر کا باپ ہونا؟ وہ لج کر رہ گیا تھا۔ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم۔ ایام اسے کھلے لفظوں میں دھمکی دی تھی۔ وہ اس کی دھمکی پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ایام سکندر، تمہاری سیاست نہیں میرا کنگڈم ہے، یہاں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ دعوے سے بولا تھا۔ یہ پستول زمین پر رکھو اور اس آدمی سے بھی کہو کہ ہوشیاری نہ کرے۔ تم دونوں پستول زمین پر رکھ دو، وہ اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایام نے سرنڈر والے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے اور زمین کی طرف بیٹھ کر زمین پر پستول رکھنے لگا۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ایام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول پھینکتے ہوئے اس کے سر پر دے ماری، اور اس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ہیر کو دھکا دے چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہیر کو تھام کر اسے بے حد قریب کر لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پولیس والے کو اشارہ کرتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا جب غصے سے وہ اس آدمی کی طرف مڑا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول سے اس پر فائر کر دیا۔ اچانک گولی چلی تھی اور وہ کنگ کے سینے کے آر پار ہو گئی تھی۔ اس آدمی کا ہیر کو مارنے کا ارادہ تھا، لیکن اچانک کنگ میں بیچ آنے کی وجہ سے گولی اس کو لگ گئی تھی۔ جب اچانک پولیس والوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے اس جگہ پر موجود سارے لڑکوں کو پکڑ لیا تھا، اور اب یہ خطرناک ترین مجرم بھی اس کا ساتھ لگ چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھ کر نفرت کرنے لگی تھی۔ لمحے میں اسے زمین پر لہو لہان ہوتے دیکھ کر اس کے دل میں درد سا جگا تھا۔ وہ باپ تھا اس کا، اور اس سے محبت کرتی تھی، اور اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ زندگی میں ایک بار اپنے باپ سے ملے۔ وہ اس مقام پر اس طرح اپنے باپ سے ملے گی، یہ تو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی اتنے میں پولیس والوں کو ساتھ دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کی ساری ریڑھ پر پولیس ریڈ ڈال چکی ہے، اور سب لوگ وہیں رک جاؤ، کسی طرح کی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر پرندہ بھی پر میری مرضی پر نہیں مار سکتا۔ کنگ کا کام تو تمام ہو گیا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ تو اپنی موت آپ مار گیا، لیکن تم لوگوں کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی پستول سے سب کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی پولیس والے پر بھی گولی چلا دی تھی، اور اب پستول کا رخ ہیر کی جانب تھا۔ وہ کسی وقت بھی گولی چلا سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ اسے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ کنگ مر گیا، آخر جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ تمہیں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ اسے میرا مقام مجھ سے چھینا، میرا عہدہ مجھ سے چھینا، اور میرا انتقام تب بھی پورا ہوگا جب اس کی بیٹی میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ وہ ہیر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ سوچو مت، گولی چلاؤ، میں تمہیں اسے مار دینا ہی چاہیے، یہ تو ہمارے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے۔
अयाम पुरस्कून सा बोला। उस आदमी ने हैरानगी से उसे देखा जबकि हीर भी उसे देखने लगी थी। अरे मुझे क्या देख रहे हो? मार दो इसे, ये किंग की बेटी है और किंग की बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। किंग ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया तो तुम्हें इससे जिंदा रहना नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी एक बेटी है जो इस वक्त मेरे पास है। वो बड़े पुरस्कून से अंदाज में कहता पीछे रखे सोफे पर टांग जमाकर बैठ गया जबकि वो जो हीर को गोली मारने वाला था हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है मेरी बेटी? उसे देखते हुए सवाल करने लगा। मेरे पास है। अभी तो तुम्हें बताया। तुम्हारा मसला पता है क्या है कि तुम दूसरों की कमज़ोरी को इस्तेमाल करते हो और अपनी कमज़ोरी को भूल जाते हो जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पुलिस के सहारे बैठा रहूँगा या मैं सिर्फ ये देखता रहूँगा कि पुलिस वाले कब एक्शन लेते हैं? नहीं, मैं अपने आप को हर जगह आजमाता हूँ। मुझे ये जानने का शौक है कि मेरे दुश्मन की कमज़ोरी क्या हो सकती है, वो कहाँ पर आकर टूटता है। तूने किंग की दुश्मनी निभाने के लिए उसकी कमज़ोरी का इस्तेमाल किया, तो तुम ये क्यों भूल गए कि तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाने के लिए मैं तुम्हारी कमज़ोरी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। किंग को इस मुकाम पर लाकर तुमने उसे मरने की ख्वाहिश करने पर मजबूर कर दिया। तो ज़रा सोचो, जब तुम्हारी बेटी तुम्हें इस मुकाम पर दिखेगी तो खुशी उसे भी नहीं होगी। वो बहुत सुकून से बात कर रहा था जबकि सामने खड़े आदमी का सुकून गर्क हो चुका था। इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े क्या देख रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इसे। पुलिस वाला जब तक आवाम के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा था उसके अचानक कहने पर एहलकारों को इशारा कर चुका था। वो तो इतने वक्त से ये सोच रहा था कि याम सिकंदर वो कर रहा है जो लोग चाहते हैं। याम सिकंदर पूरी तरह से उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। उसने कब, कैसे, क्यों दुश्मनों के बारे में पता लगा लिया था और कब उसकी बेटी को अगवा कर लिया था, इस सब की तो उसने खबर ही नहीं होने दी। अपनी बेटी की मौत के डर से उस आदमी ने किसी तरह की भी कोई शायरी नहीं दिखाई थी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। उस वक्त उसके लिए यही बेहतर था। उस सर आपने किंग के दुश्मन की बेटी को कब अगवा किया और इस वक्त वो कहाँ है और कब तक कब से छोड़ने का इरादा रखते हैं? उसका तल्लक भी जो उनकी दुनिया से है। कौन सी बेटी? और मैं किसी की बहन बेटी को क्यों अगवा करूँगा? मेरा दिमाग ख़राब है? मैं तो सिर्फ उसे धमका रहा था। मैंने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगवाया था तो मुझे पता चला कि वो आदमी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ कि किसी की बहन बेटी को अगवा कर लो? वो हीर को अपने साथ लगाए उसे बता रहा था जबकि पुलिस एहलकार इस आदमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे थे। किंग तो अपनी मौत आप मार चुका था लेकिन उसका दुश्मन भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। ना सिर्फ उसने किंग को अपनी आंखों के सामने मारा था बल्कि इसके अलावा बहुत सारे गुनाहों में शामिल था और वक्त आ गया था कि उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलती। ये सच था कि उस अयाम ने उसकी बेटी को अगवा नहीं किया था क्योंकि वो खुद एक बेटी का बाप था। किसी दूसरे की बेटी के बारे में ऐसे सोचना भी उसके लिए गुनाह था। वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अयाम को हीर को अपने सीने से लगाए बाहर निकल चुका था। ये क्या हुआ? वो उसके होठों पर खून देखकर परेशानी से बोला। सर पर चोट लगी हुई थी जबकि हीर के हाथों पर भी खून जमा हुआ था। क्या उस आदमी ने तुम्हें मारा है? वो हैरानगी से उसे देखकर पूछने लगा। हीर ने कुछ कहे बिना उसके सीने पर सर रख दिया लेकिन अयाम तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसका खून देखकर उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी उतर आई थी। उसे खुद से अलग करते हुए वो तेजी से बाहर निकलता था। हीर भी परेशानी से उसके साथ आई थी। अयाम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए अचानक ही उस आदमी को बालों से थामते हुए उसकी तरफ अपनी तरफ खींचा और गले में ही लम्हे बंदूक उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया था। गोली की आवाज़ गूंजी थी जबकि सब पुलिस एहलकार हैरान थे। उन्हें हरगिज उम्मीद नहीं थी कि अयाम इस तरह का कोई कदम उठाएगा लेकिन इसकी वजह से उसकी हीर इतनी तकलीफ रही थी तो वो इसे यूं ही क्यों छोड़ देता। उसने हीर को तकलीफ दी थी, इतनी चोटें पहुंचाई थी जो पिछले 8-9 घंटों से वो कहाँ थी, किस हाल में थी, वो नहीं जानता था। लेकिन हीर को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे सुकून मिला था। लेकिन उसने उसकी क्या हालत कर दी थी और अपनी हीर की इस हालत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और ना ही अपनी हीर को इस हाल में बचाने वालों को माफ़ कर सकता था। सर, ये आपने क्या कर दिया? आपने ऐसा क्यों किया सर? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाज़ा भी है ये कितना खतरनाक मुजरिम था? हमने इतनी मुश्किल से इसे गिरफ्तार किया। अब हम सरकार को क्या जवाब देंगे? सर, हमें एक एक कदम के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। हमने वहाँ खबर कर दी है कि ये खतरनाक तरीन मुजरिम हमारे हाथ लग चुका है और आपने इसे मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया सर? इसे कानून सज़ा देने वाला था। पुलिस वाला परेशानी से उसे देखकर कहने लगा जबकि अयाम को परवाह नहीं थी। मेरी हीर को तकलीफ पहुंचाई थी, इसको जख्म दिया था, कैसे इस शख्स को बख्श देता? इसकी सज़ा तो मेरे हाथों ही लिखी थी। उसे मरना था। तुम लोगों ने इस केस में कुछ भी नहीं किया। जो किया है वो मैंने किया है। अगर तुम्हारा कानून मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं जवाब दे दूंगा लेकिन याद रखना, अयाम सिकंदर किसी को जवाबदेह नहीं है। वो पिस्तौल सामने खड़े एहलकार की तरफ फेंकते हुए वापस हीर की तरफ आया था जो हैरानगी से उसे देख रही थी। पुलिस वाले उसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। उसने लिए खामोशी से लाशें उठाकर वहां से निकलने लगे थे। अयाम सिकंदर सियासत का जाना माना नाम था। उसके खिलाफ एक्शन लेना किसी के लिए भी आसान नहीं था और वो ऐसे भी पुलिस वालों को जो वे इन सियासतदानों की वजह से बरी होती हैं। इसलिए ये केस खामोशी से यहीं खत्म हो गया। वो इसे लेकर सीधे घर आया था जहाँ सोफे पर बैठी हुई न जाने कब से रो रही थी। उसे अपनी माँ के पास जाना था, उसे हगी करनी थी। उसकी मामा न जाने कहाँ चली गई थी। वो लोग जब घर पहुंचे तो उसकी मामा यहाँ नहीं
थी और तब से ही उसने रोना शुरू कर दिया था। तानिया ने उसे खामोश करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे हीर के अलावा और कौन सँभाल सकता था। तो उसे देखते ही वो भागते हुए उसके पास आई थी। तो हीर अपना हाथ दुख बुलाकर ज़मीन पर बैठते हुए उसे सीने से लगा लिया। "मामा, लूही ने आप तो बहुत शराब मिश दिया। आप तां तली दी थी, लूही आप तो ढूँढ-ढूँढ के थई नहीं मिली।" वो उसके साथ लगी उसे शिकायत कर रही थी। वो भला क्या जानती थी कि उसकी माँ पर क्या मुसीबत टूटी थी। वो इसे अपने साथ लगाते अपने दिल को सुकून देती रही थी। अय्याम ने थोड़ी देर पहले ही उसके भाई को फ़ोन किया था और कहा था कि पुलिस को एक लाश मिली है और पुलिस को शक है कि ये लाश उसके बाप की है। हीर ने उसे पहचान लिया और आखिरी रसूमात के लिए उसे पाकिस्तान आना होगा। परेशानी से अपने बाप की मौत का सुनकर उसका बताया कि उसका कफ़ील उसे पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अय्याम ने हमदान से बात करके उसे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन उसने सिर्फ 3 दिन की इजाज़त दी थी कि वो अकेला जाएगा। वो इस पर यकीन नहीं कर सकता था कहीं वो उसके साथ फ्रॉड करके पाकिस्तान में ही गायब ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों वक़्त से वो उस पर बहुत रहीम बहुत बुरी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, क्योंकि हमदान ने उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। हमदान की दोनों बीवियाँ पहले से तलाक याफ्ता थीं और उन दोनों से शादी करके उसने इन दोनों को मुकम्मल हकूक़ दिए थे। और हीर को देखकर भी उसे यही लगा था कि वो दुल्हन की मारी हुई लड़की है और वो इसे निकाह में लेकर उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन ये रहीम का फ्रॉड था जिसकी उसे सज़ा मिल रही थी। आजकल रहीम की बीवी हमदान की दोनों बीवियों के आगे मुलाज़मा की हैसियत से काम कर रही थी, जबकि उसने रहीम को अगले 10 साल तक पाकिस्तान न जाने के लिए कहा था। जब तक उसके पैसे पूरे नहीं हो जाते, वो नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने अय्याम के कहने पर 3 दिन की छुट्टी दे दी थी। 3 साल बाद, "रूही जानू, आपके बाल बन गए हैं, जाओ टीटी को पकड़ कर लाओ ताकि मैं उसके बाल बना दूँ।" वो रूही के लिए लंबे-लंबे बालों की 2 पोनियाँ बनाते हुए उसे बोल रही थी। 1 हफ्ते बाद उसकी सालगिरह आने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें शॉपिंग के लिए निकलना था और उसकी छोटी बेटी रूही की ट्वीटी उसके हाथ नहीं लग रही थी। "जी मम्मा जानी, मैं भी लेकर आती हूँ, और अगर नहीं आती तो मैं खुद उसकी बना दूँगी," वो इसे बेफ़िक्र करते हुए बोली थी, जबकि वो ब्रश उसके हाथ में पकड़े खुद कमरे में चली गई तैयार होने के लिए, क्योंकि रूही का इरादा अब उसके नखरे उठाने का था। लेकिन वो उसका कोई इरादा नहीं रखती थी। रूही और उसकी छोटी बहन की दोस्ती भी कमाल थी। जब से वो पैदा हुई थी, रूही अपने लिए ट्वीटी को छोड़कर उसका नाम ट्वीटी रख लिया था। ये अलग बात थी कि वो आज भी अपनी बातें पूरी करवाने के लिए आज भी वो अपने ट्वीटी को बाप के आगे पेश कर देती थी रिश्वत के तौर पर, और बाद में वो दोनों मिलकर बाप को खूब तंग करती थी। लेकिन फिर भी इन दोनों बहनों में बहुत मोहब्बत थी। अयाम के लिए तो वो दोनों ही उसकी जान थी, लेकिन हीर के लिए उसकी पहली प्रायोरिटी रूही थी। उसने रहना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपनी छोटी बेटी से मोहब्बत नहीं करती थी। वो इसे भी बहुत चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और शरारती थी। कभी-कभार वो इसे हल्की-फुल्की डाँट और मार भी खा लेती थी, लेकिन रूही थी ना उसकी माँ, उसको बचाने के लिए। रूही जितनी साबर और शाकर बच्ची हो गई थी, उसकी छोटी बेटी इतनी ही पटाखा थी, जो हर वक़्त उसकी नाक में दम किए रखती थी, और फिर रूही उसे कुछ कहने भी नहीं देती थी। हीर, कम से कम एक दफ़ा तो अपने बाबा की कब्र पर जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो। किसी मरे हुए इंसान के दिल में इतनी सख्ती नहीं रखनी चाहिए। वो हर जुमेरात को उससे यही सारी बातें करता था। हीर का दिल ना पिघला था। वो आज भी अपने बाप के इस रूप को भूल ना पाई थी जो उसने देखा था। उसका दिल इतना वसी न था कि वो अपने बाप के इतने बड़े गुनाह को माफ़ कर देती। बेशक किसी के बनने के बाद अपने दिल में नफ़रत या शिकवा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हीर कभी अपने दिल में उस शख्स को दोबारा मुकाम नहीं दे सकती थी। उसका बाप उसके लिए तभी मर गया था जब वो बचपन में इसको छोड़कर चला गया था। यार, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप मुझसे इस बारे में बात ना किया करें। आप बार-बार क्यों करते हैं? प्लीज़ आइंदा आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये तीसरा साल था राशिद के इंतकाल को। उसकी दोनों बेटियां हर हफ्ते अपने नाना की कब्र पर जाती थी, लेकिन उसने कभी भी इस तरफ रुख ना किया और ना ही वो इरादा रखती थी। अयाम 3 साल से समझा कर थक चुका था। उसकी ना हाँ में आज भी ना बदली थी। वो रात के घर वापस आया, सबसे पहले अपनी बेटियों के कमरे की तरफ गया था, जहाँ वो दोनों मज़े से सो रही थी, और उन दोनों के बीच में हीर। वो मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी का भरपूर मंजर देखता उन दोनों को बेटियों को जी भर कर प्यार करता हीर को जगाने लगा था। क्या तकलीफ़ है? आराम से जाकर सो जाए। रात देर घर से आने वालों से अब बात नहीं करते। मुँह फेर कर बोली, "सॉरी मेरी जान, तुम्हें पता है ना काम बढ़ गया है, मजबूरी थी," इसने मनाने वाले अंदाज में कहा। "हाँ तो जाकर अपना काम करें, वैसे भी हमारे बेड पर आपकी जगह नहीं निकलती।" यहाँ से वो बिल्कुल भी उसके हाथ आने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन वो भी यहाँ सिकंदर था जो आसानी से बख्शने का इरादा नहीं रखता था, और एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा। "मैडम, अगर हीर आपके बेड पर जगह नहीं तो क्या हुआ? बाहर वाले बेड पर जगह बहुत है।" उसका रोमांटिक मूड ऑन हो गया था। "मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और बात करने वाली हो।" इसे बेड पर उठाते उसके चेहरे को अपने लबों से छूने लगा, जबकि वो नाराज़गी से बोली थी, "सो सॉरी मेरी जान, मैं पक्का वादा करता हूँ कल हम डिनर पर लाज़मी जाएँगे।" रोज़ के हाथ को चूमते हुए वादा करने लगा। इलेक्शन के दिनों में अक्सर लेट हो जाता था, जिसके बाद उसे हीर की नाराज़गी सहनी पड़ती थी। "जी नहीं, मुझे आपकी बातों पर एतबार नहीं रहा।" वो अपनी नाराज़गी का इज़हार करके रही थी, जबकि अय्याम पूरी तरह उस पर काबज़ हो चुका था। "अच्छा चलो यार, मेरी बातों पर नहीं, प्यार पर एतबार कर लो। मैं सुबह हर हाल में पहुँच जाऊँगा।" उसे यकीन दिलाते हुए लाइट ऑफ कर चुका था। अब हीर की मीठी-मीठी नाराज़गी अय्याम को मज़ीद मदहोश करने के लिए काफ़ी थी, जबकि उनकी ये छोटी-सी ज़िंदगी इस तरह हँसते मुस्कुराते
خوشیاں سمیٹتے گزر رہی تھی، ختم شد